नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी। आप इस वक्त जो एक लाइन देख रहे हैं, भारत से सीखा, अब इजराइल का ईरान पर परमाणु हमला, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये भारत से जुड़ी हुई और इजराइल से जुड़ी हुई और ईरान की तरफ एक बड़े हमले का संकेत दे रही है। इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर छाई हुई है, जिसके पीछे ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में भयंकर मनमुटाव हो गया है। यहाँ तक कि जो 4 देशों की खाड़ी यात्रा की थी ट्रंप ने, उसमें वो इजराइल गए ही नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रंप को फ़ोन तक नहीं किया। और खबर तो यहाँ तक है कि इजराइल को ने जब से ट्रंप को बोला है कि भारत को देखो, उसने कैसे पाकिस्तान के अंदर अपने अटैक को, अपने टारगेट्स को अचीव किया है, आप हमको ईरान पर अटैक क्यों नहीं करने दे रहे हो। खबर इतनी सी है कि भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर 4 दिन की कार्रवाई की और जिस तरीके से भारत की विजय गाथा पूरी दुनिया गा रही है, और जिस तरीके से वॉर एक्सपर्ट्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भारत ने बहुत ही शानदार एयर स्ट्राइक की है और उसके सबूत खुद अब पाकिस्तानी देने लगा है, उसके बाद से नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया है कि भारत ने इतने अकेले अलग थलग था, एक तरीके से उसको ऐसा सीधा सपोर्ट ही नहीं था, सिर्फ थोड़ा बहुत हथियारों का था, जबकि इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट पूरा है, हथियारों का पूरा है, कहते नहीं ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, खाड़ी के देशों में बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद भी इजराइल 1 मार्च से आज तक अटैक नहीं कर पाया है ईरान के परमाणु ठिकानों पर, और इसी को लेकर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में बहस हो गई है। खबर यह आ रही है कि उसने सीधा बोला है कि भारत ने तो दिखा दिया कि किस तरीके से, कौन सी मिसाइल से उसने कहां अटैक किया, और उसका किस तरीके से सूत्रों के हवाले से और सबूतों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि जो किराना हिल्स थी, जिसमें पाकिस्तान की परमाणु सुरंगें थी, उनके जो एंट्री पॉइंट से उसको कैसे ध्वस्त किया गया है। हालांकि भारत ने कोई भी क्लेम नहीं किया है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, आपको फिर बोल रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर सबको पता है कि क्यों ट्रंप ने सुबह 5:30 बजे फ़ोन उठाया और सीधे शहबाज शरीफ को किया, क्यों शहबाज शरीफ को रात में 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फ़ोन करके बताया कि हमारा नूर खान एयरबेस, जिसको परमाणु फैसिलिटीज़ से बहुत बढ़िया लैस माना जाता है, उस पर भारत ने अटैक किया है। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर पाकिस्तान का जनरल ये खुद बोले अपने पीएम को रात में 2:30 बजे और उठाए सोते वक्त से और बोले कि देखिए सर हमारे यहाँ अटैक हो गया है, तो आप समझ लो कैसी छीछा लेदर हुई है पाकिस्तान की। ये चीज़ पूरी दुनिया देख रही है और इसका सीधा असर इजराइल पे बहुत ज़्यादा पड़ा है कि तुम तो इतने दिनों से इंतजार कर रहे हो, 90 दिन से 120 दिन आपने निकाल दिए हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं कर रहे हो। और खबर यहाँ तक आ चुकी है इजराइल के पास कि जो ईरान है वो हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। उसने 30 गुना यूरेनियम संवर्धन का अपना जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन चक्कर क्या है कि ट्रंप को एक अजीब तरीके का बुखार चढ़ा है, एक हाथ में बम है, दूसरे हाथ में बिजनेस लिए पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। जहां वो अपना फायदा देखते हैं वहां बिजनेस का पिटारा खोल देते हैं, और जहां वो जरा भी नुकसान देखते हैं वहां बम मारने लगते हैं। यही ट्रंप ने क्या किया है, अपनी छवि को पूरे वर्ल्ड में ऐसा बना दिया है कि उनकी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा है। इजराइल शायद दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी अमेरिका के अंदर सबसे तगड़ी लॉबी मानी जाती है, पॉलिटिकल लेवल से लेके और रक्षा कहते हैं संस्थान तक इजराइल का दबदबा माना जाता है अमेरिका के अंदर। लेकिन आप देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि आधिकारिक तौर पर नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में कोई बात ही नहीं हुई जब वो खाड़ी देश के दौरे पे थे। ऐसे ही आप इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि 4 दिन तक खाड़ी देशों की यात्रा की और इजराइल को उसमें लिस्ट में रखा ही नहीं। ट्रंप ने सीधा बोल दिया कि साहब ऐसा है, अभी हम दोस्ती कर रहे हैं, बाद में हम इजराइल से बात करेंगे। जबकि होता ऐसा था कि पहले ट्रंप इजराइल जाते थे, उसके बाद बाकी खाड़ी देशों के पास जाते थे, कतर, सऊदी अरब, बाकी जगह पर। लेकिन इस बार उल्टा हुआ। अब तो खबर यहां तक आ गई है कि अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति माइक पेंस, उन्होंने सीधा बोल दिया है कि भाई ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में सारी बातचीतें बंद हो चुकी हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ट्रंप ये बोल रहे हैं कि नेतन्याहू के सिर पर खून सवार है, वो गाजा में से लेकर यमन से लेकर जिस तरीके के हमले कर रहे हैं उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि उसमें मेरी इमेज डाउन हो रही है, उनको अपनी इमेज की डाउन पड़ी है। और इजराइल कह रहा है कि भाई अगर मैंने भारत की तरह सबक नहीं सिखाया, जैसे पाकिस्तान को भारत ने सिखाया, और मैंने अगर सबक नहीं सिखाया तो मेरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। ईरान अगले 1-2 साल में या 4-5 साल के अंदर उसके ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। ऐसी स्थिति में पूरा इजराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इस लाइन को लिखना बहुत ज़रूरी था कि भारत से सीखा, अब इजराइल का ईरान पर परमाणु धमाका। इसके पीछे 2 कारण हैं। ईरान ने आज से करीब 6 महीने पहले ही एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था, खुफिया सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। उसमें यह तय हुआ था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर एक बड़ा हवाई हमला करेंगे और नतांज और फोर्डो
जो ईरान के 2 परमाणु संस्था हैं और जहां पे बताया जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज बहुत ही हाई क्वालिटी की हैं, उनको उड़ाना था, लेकिन वो मिशन फेल हो रहा है। नेतन्याहू अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है, क्या करना चाहता है। इसीलिए बार बार नेतन्याहू कह रहे हैं कि देखिए अब हमको आगे बढ़ना पड़ेगा आपके बिना। अब ट्रंप ने ये मन बना लिया है कि मैं पूरे खाड़ी में इजराइल के बिना आगे बढ़ूंगा। इधर नेतन्याहू ने पूरा मन बना लिया है कि अब हम अमेरिका के बिना गाजा पे भी पूरा हमला जारी रखेंगे और यमन को भी पूरी तरीके से रौंदेंगे और ईरान से भी अपना बदला लेंगे। इसी को लेकर ट्रंप प्रशासन जो है वहां खलबली मची है कि आखिर नेतन्याहू कर क्या रहे हैं। मैं आपको और बता दूं कि यमन में पिछले 1 हफ्तों से बहुत भयंकर हमले हो रहे हैं। वहाँ की जो राजधानी सना है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वहाँ का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो पहले ही उड़ा दिया था। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े तेल भंडार थे वो इजराइल ने धुआं कर दिए, या कहना चाहिए कि उन्हीं को बम का गोला बना के उड़ा दिया है। अब ऐसी स्थिति में जो हूती लड़ाके ये बोल रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे और तो आपके ऊपर मिसाइलें दागेंगे। मजे की बात यह है कि कहीं से खबर मिली है अमेरिका के खुफिया विभाग को कि हूती के पास कहीं से गुप्त एक ऐसा हथियार आ चुका है जो उनके F-35 के लिए भी खतरा बन गया है, उनकी मिसाइलों के लिए खतरा बन गया है। यहां तक कि B-2 बॉम्ब वर्षक के बारे में माना जा रहा है कि वो भी खतरे में पड़ सकता है। हूती के पास ऐसा कौन सा हथियार आ गया है? अगर हूती को किसी ने वो हथियार दिया है तो वो कौन सा देश है जिसने हूती को एक ऐसा हथियार दे दिया है कि F-35 भी उसकी रेंज में आ सकता है? इजराइल ने क्लियर कट बोला है कि अगर अमेरिका उसका साथ देता है तो ठीक है, वरना अब वो वेट नहीं करेगा। इसीलिए उसने यमन में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में 24 घंटे के अंदर 150 हमले हुए, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और एक खबर और आ रही है इसी के अंदर कि करीब 10 लाख फिलिस्तीनियों को कहां भेजा जा रहा है? लीबिया भेजने की तैयारी हो रही है। लीबिया कौन सा देश है? वो जहां कर्नल गद्दाफी का शासन 40 साल तक चला। तो यानी कि गाजा के लोगों को गद्दाफी के शहरों में बसाया जाएगा, और वो भी 10 लाख फिलिस्तीनियों को। यह प्लान जरूर ट्रंप ने बनाया है, लेकिन इसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि 10 लाख से काम नहीं चलेगा। 20-22 लाख फिलिस्तीनी वहां है, उनको पूरा खाली कराओ। मैं चाहता हूं कि पूरा गाजा खाली हो, पूरी तरीके से इजराइल का उस पर कब्जा हो। और वो बोल चुका है इजराइल कि हम पूरे गाजा को खाली कराएंगे, पूरा कब्जा करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में या भविष्य में कभी भी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला ना हो पाए। इधर एक चीज बड़ी वो है, कहते हैं ना, बार बार आ रही है जानकारी में कि बार बार भारत को लाया जा रहा है, बार बार भारत की बातें हो रही हैं, बार बार भारत की सेना के बारे में बातें हो रही हैं कि उसने अपने दम पर 4 दिन में ऐसा भयंकर हमला कर कैसे दिया। एक जो कहते हैं ना, स्वतंत्र रूप से जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि भारत ने जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें इस्तेमाल की हैं उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एयर डिफेंस था वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया था, इतने सटीक तरीके से बनाया गया था कि कहते हैं ना, अगर छोटा सा खिलौना ड्रोन भी हो या फिर बड़ी मिसाइल हो, फतेह जैसी, उन सबको उसने चकनाचूर किया है। इससे बहुत इंप्रेस हुए हैं, क्योंकि अभी तक पूरी जो तूती बज रही थी वो इजराइल के आयरन डोम और एरो की बज रही थी कि भाई गजब का आयरन डोम है। जो भी देखो, या तो वो अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की बात कर रहा था या आयरन डोम की बात कर रहा था। अब क्या है, माहौल पूरा बदल गया है। डिफेंस इंडस्ट्री पर 4 दिन की जंग का ऐसा बुखार चढ़ा है, ऐसा गजब का इंपैक्ट पड़ा है कि हर कोई जानना चाहता कि भाई आकाश जो सिस्टम है एयर डिफेंस भारत का, वो क्या है? आकाश तीर क्या है जिसने सबसे ज्यादा सटीक हमले किए हैं, और वो भी सस्ते में। अमेरिका और इजराइल की एक एक मिसाइल जो एयर डिफेंस में यूज हो रही है वो 8 से 10 करोड़ से लेके 25-30 करोड़ तक है, लेकिन हमारी जो मिसाइलें थी वो मान के चलिए 1 करोड़ से लेके और 55 करोड़ तक की थी। 55 करोड़ की कौन सी थी? ब्रह्मोस का जो एनजी मॉडल है उसकी एक मिसाइल 55 करोड़ की है। तो आप अंदाजा लगाइए, हमें नहीं पता कि ब्रह्मोस का कौन सा वर्जन यूज हुआ है, क्योंकि इसकी जो रेंज चालू होती है वो 23 करोड़ से लेके 55 करोड़ तक जाती है। अब ये देखने वाली बात है कि भारत ने आखिर ऐसा 4 दिन में क्या कर दिया कि पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन बोल रहे हैं कि भारत की एक तरफा जीत हुई है, पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा है। तीसरी इंपॉर्टेंट, जॉन स्पेंसर कर्नल बोल रहे हैं अमेरिका के कि भारत ने इसमें दिखा दिया है कि वो जमीन पे भी जीता है और आसमान में तो जीता ही जीता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर आई है जिससे खलबली मची पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे जो थे मिस्टर कूपर ने सीधा बोला, जॉन कूपर ने, कि भाई ऐसा है कि भारत ने जो किराना हिल्स थी, वहाँ के जो एंट्री पॉइंट थे पाकिस्तान की परमाणु फैसिलिटीज़ के, उसको ढक्कन की तरह ढक दिया है। उसकी पहाड़ियों को ऐसा चटकाया है कि उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट ही बंद करके रख दिए हैं। उसको अगर तुम खोलोगे तो उसमें डर है कि रेडिएशन ना बाहर आ जाए, इसलिए वो जैसे कि तैसा वहीं मलबा उसका पड़ा हुआ है। जब तक कि IAEA
जैसी संस्थाएं उसको पूरा क्लियरेंस नहीं देंगी, तब तक वो अब उसमें जा ही नहीं पाएंगे। अब एक दिक्कत और आ गई पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये आ गई कि जिस तरीके से हमने उसके 11 एयरबेस को तबाह किया, टोटल पाकिस्तान में 40 हवाई अड्डे माने जाते हैं, जिसमें से जो मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं वो लगभग 12 से 13 होते हैं। लेकिन हमने 12 भी अगर मान लीजिए तो 12 में से हमने 11 उड़ा दिए। उड़ाने का मतलब ये उनको ऐसा कर दिया है कि वहाँ पे ठेकेदार और कबाड़ियों की लाइन लग गई है मलबा बटोरने के लिए और रिपेयर करने के लिए। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर छोटा हमला होता, छोटा नुकसान होता, तो इतना मेंटेनेंस का काम तो एयरपोर्ट के जो हवाई अड्डे होते हैं उसमें मेंटेनेंस टीम ही कर देती। वहाँ गड्ढे इतने बड़े कर दिए हैं कि शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर जिस जीप पे घूम रहे थे उस गड्ढे के अंदर चली जाती। इतने इतने बड़े गड्ढे किए हैं एयरपोर्ट के ऊपर, हवाई पट्टी के ऊपर, और हैंगर तो ऐसे उड़ाए हैं कि जैसे कहते हैं नहीं पटाखे उड़ाए जाती, इस तरीके से हैंगर उड़ाए हैं। उनके अवैध सिस्टम, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि मेजर, एक रिटायर्ड मेजर जनरल है, उनका बिल्कुल क्लियर कट बोलना है कि भारत ने कम से कम उनके 8 लड़ाकू विमान मारे हैं, जिसमें कई सारे तो पायलट्स हैं। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि स्क्वाड्रन जो लीडर है पाकिस्तान का, जो मारे गए इस युद्ध में, उनके संग ये माना जाता था कि वो नूर जो अपने इलाके के थे वो सबसे माहिर स्क्वाड्रन लीडर माने जाते। तो स्क्वाड्रन लीडर कौन होता है? जो कम से कम 12 से 13 लड़ाकू जहाज़ों को लीड करे, जो बताए कि मुझे हमला कैसे करना है। अब वो मारा गया है, उसके साथ में बहुत सारे पायलट मारे गए जिनकी बात को छुपाया जा रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत से जो कहते हैं ना पाकिस्तानी प्रेमी और जो हमारे पाकिस्तान की तरफ के लोग हैं, उनको बड़ा दर्द है कि भारत डंके की चोट पर अपनी जीत की वाहवाही कैसे कर रहा है। भाई उनको हम समझा दें कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत सारे राफेल गिरा दिए। राफेल हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। आप ऐसे समझ लो कि महाकुंभ में जो डुबकी लगाई उसमें 3.5 लाख करोड़ का पैसा तो हमने ऐसे ही कमा दिया, और हमारी जो डीलें हुई हैं वो हुई क्या, 63,000 करोड़ और 58,000 करोड़, इतने में हमने राफेल खरीद लिए। हमें जब होगा एक और महाकुंभ करेंगे, 2 डुबकी लगाएंगे और कम से कम 122-123 फिर राफेल ले आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसलिए अपना बीपी डाउन करने की किसी को कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम हर तरीके से चौके छक्के लगा चुके हैं, और आगे की जो स्थितियां हैं वो चेहरा शहबाज शरीफ का और जनरल मुनीर का आपको सामने देख चुके हो कि उनकी हालत क्या हुई है, वो तो आप खुद बता रहे हैं। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि जब इसने अपने एयरपोर्ट का टेंडर निकाला मरम्मत का, पाकिस्तान ये ऐसा क्यों कर रहा था? पाकिस्तान टेंडर नहीं निकाल रहा था, पाकिस्तान इतना भयभीत था कि अगर हमने बहुत ज़्यादा जीत के फिर से तराने पड़े तो ये 18 मई जो आज निकल जाएगी, उसके बाद ऐसा ना हो कि सीज़फायर की तारीख आगे ही ना बढ़े, उसको चाहिए तारीख। तो उसने पहले ही निकाल दिया कि साहब हम अच्छे तरीके से हमको ठोका गया है, पीटा गया है, हम तोड़े फोड़े गए हैं, हमारी सारी चीज़ें उड़ चुकी हैं। इसलिए उस टेंडर को ऐसे निकाला कि साहब हमने जो मरम्मत के लिए निकाला था, हमने ये नहीं बताया था कि वहाँ पर कुछ हुआ है, हमने तो मरम्मत के लिए निकाल दिया। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन था, शॉर्टकट अपनी हार को मानने का, कि देखिए साहब इंडिया देख लो भाई, हमने अपना टेंडर भी निकाल दिया। इसीलिए 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 5 से 6 एयरपोर्ट के टेंडर निकाल दिए गए। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि इजराइल अब क्या करेगा। इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल को लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो कमाल किया है और अब हमको करना है। इजराइल को एक बूस्टर डोज मिली है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो इजराइल के लिए एक बूस्टर डोज बना है, और इसीलिए उसने अब हिम्मत जुटाई है कि चाहे ट्रंप साथ दें या ना दें, चाहे ट्रंप हाँ बोलें या ना बोलें, वो अब जो है ईरान पर हमला ज़रूर करेगा। और इसीलिए ईरान में खलबली मची है। इसीलिए वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और हूती के चीफ अब्दुल मलिक हूती, ये दोनों बोल रहे हैं कि हम अमेरिका की सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, क्योंकि उनको अब यह लग रहा है कि अब हमको अमेरिका बचाएगा इजराइल से। अब यहां पे मामला फंस गया। अब ट्रंप भी फंस रहे हैं और नेतन्याहू भी फंस रहे हैं। अगर ट्रंप ज़्यादा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब वो ईरान के संग तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो क्या होगा, सीधा सीधा अमेरिका की जो खाड़ी की कहते हैं ना रणनीतियां हैं या कूटनीतियां, वो ध्वस्त होकर रह जाएंगी। क्योंकि इजरायली जो है ना वो अभी शांत बैठे हुए हैं, उनकी लॉबी इतनी खतरनाक और सटीक है कि वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दें, ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे अपने आप को सुपर पावर साबित करना है तो हर देश में खलबली मचाओ। इसीलिए उन्होंने टैरिफ को एक टैरिफ बॉम्ब इस्तेमाल किया। इसीलिए उन्होंने रशिया और यूक्रेन वॉर को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत सारे हथकंडे किए। 24 घंटे में सॉल्व करने की बात कर रहे थे, आज तक कर नहीं पाए। और जो तुर्की में वार्तालाप हुई, जो सीज फायर को लेकर वार्तालाप हुई, उसके बाद उसका असर ऐसा हुआ कि ट्रंप ने जाने ऐसा क्या बोल दिया कि उठा के उसने, पुतिन ने कम से कम 250-300 ड्रोन मारे हैं यूक्रेन के अंदर, पूरा धुआं करके रख दिया कीव। तो स्थिति ये हो गई है कि इजराइल ने सोचा कि अगर भाई हम ट्रंप के चक्कर में पड़े रहे तो ये तो अपने बिजनेस के चक्कर में पड़े रहेंगे और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तब तक पता चला ईरान उठा के एक परमाणु बम मारेगा। छोटा सा इजराइल है,
साफ होते देर ही नहीं लगेगी। पूरे वर्ल्ड में 1,23,00,000 यहूदी हैं, जिसमें से 87 लाख अकेले इजराइल के अंदर हैं। अगर एक दो बम मार दिए तो इनका तो पूरा नामो निशानी मिट जाएगा, बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जो भारत से उसने सीखा है इजराइल ने, वही काम अब वो करने जा रहा है। भारत ने भले ही पाकिस्तान पे ऊपर कोई परमाणु स्ट्राइक नहीं बोली है कि हमने नहीं की है, लेकिन जो पूरी जो दुनिया है वो किराना हिल्स की तस्वीरें, वहाँ के संकेत, वहाँ के सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर चीख चीख के कह रही है कि जो पाकिस्तान का परमाणु बम था उसका, कहते हैं ना, बाजा बजा दिया है, अब वो पेंसिल बम हो गया है, पटाखा रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। 12 तारीख के बाद से पाकिस्तान ने एक बार भी परमाणु बम की धमकी नहीं दी है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो बंद मुट्ठी थी परमाणु बम की वो खुल चुकी है। 250 ग्राम, 300 ग्राम या 1-1, 2-2 किलो के जो भी उनके परमाणु बम थे, उनको एक तरीके से कब्र में दफन कर दिया गया है। मैं आपको कल फिर अपडेट दूंगा एक नए बड़े डेवलपमेंट के साथ कि इजराइल आखिर अगले 24 से 25 घंटे में क्या करने वाला है। फिलहाल वो यमन को रौंद रहा है, गाजा को रौंद रहा है और ईरान पर एक बड़े हमले की तैयारी में जुट गया है।